तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है MHD 16 का। मानवीनी भवाई में अभिव्यक्त ग्राम्य जीवन की विशेषताओं का 100 उदाहरण उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए, मानवीनी भवाई एक उपन्यास है जो कि पन्नालाल पटेल द्वारा लिखा गया ग्रामीण जीवन के ऊपर ही एक उपन्यास है और अकाल पर लिखा गया है। ठीक है, अकाल की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। तो अगर इसके ग्राम्य जीवन की विशेषताओं की बात करें तो हम लोग सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। और भूमिका में क्या लिखेंगे कि पन्नालाल पटेल का उपन्यास जो है वो मानवीनी भवाई ग्रामीण जीवन का एक अत्यंत सजीव, यथार्थपूर्ण और संवेदनशील चित्र प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास गुजरात के एक विशेष ग्रामीण अंचल में घटित होता है, जहाँ खेती, ऋतुएं, अकाल, सामाजिक रीति रिवाज और मानवीय संबंध जीवन के केंद्र में होते हैं। और लेखक ने ग्राम्य जीवन को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं रखा, बल्कि कथा की आत्मा के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो इसी कारण इसमें ग्राम्य जीवन की अनेक विशेषताएं स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। ठीक है, तो चूंकि ये जो उपन्यास है वो ग्रामीण अंचल में ही घटित होता है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें जैसे खेती होना, ऋतुएं बदलना, अकाल पड़ना, सामाजिक रीति रिवाज, मानवीय संबंध जीवन के केंद्र में है। तो आगे हम बात करते हैं मानवीनी भवाई में अभिव्यक्त ग्राम्य जीवन की जो विशेषताएं हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, पहला नंबर है कृषि प्रधान ग्रामीण जीवन। देखिए, मानवीनी भवाई का पूरा ग्राम्य जीवन खेती पर आधारित है। जो ये उपन्यास है इसका पूरा ग्राम्य जीवन जो है वो खेती पर ही आधारित है। लोग जो हैं वो गांव के लोग किसान हैं और उनकी दिनचर्या खेतों से जुड़ी हुई है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो देखिए, गर्मियों में खेतों में खाद डालना, आषाढ़ में बरसात शुरू होते ही बुआई करना, भादों में निराई करना, कुआर में फसल की कटाई करना और जाड़े में गेहूं चने की खेती करना, ये सारे के सारे गाँव में होता है। ठीक है, ये सभी विवरण जो है वो कि ग्रामीण किसान जीवन को सजीव बनाते हैं। तो उपन्यास का प्रमुख पात्र जो कालू है स्वयं किसान है। मतलब उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है कालू, हमारा इस उपन्यास में उसमें प्रमुख पात्र है कालू, और कालू स्वयं एक किसान है और पूरा समाज खेती के काम में लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा नंबर बिंदु है हमारा ऋतु और प्रकृति से जुड़ा जीवन। मतलब ग्राम्य जीवन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रकृति पर निर्भरता। अगर प्रकृति ने धोखा दिया तो ग्राम्य की जो फसल होते हैं उनको बिगड़ने में समय नहीं लगता। तो प्रकृति पर निर्भरता है ग्राम्य जीवन की एक प्रमुख विशेषता। और उपन्यास में ऋतुओं को बदलने के साथ ग्रामीण जीवन भी बदलता है। हमारे इस उपन्यास में जो भी ऋतु बदलती है ग्राम्य जीवन का नक्शा ही पूरा बदल जाता है। तो उसके साथ साथ ऋतुओं के उपन्यास में ऋतुओं के बदलने के साथ ग्रामीण जीवन भी बदलता रहता है। तो उदाहरण पर देखिए, पहली बारिश पर हल चलाने का मुहूर्त है, सावन में मचान बनाकर फसलों की रखवाली करना, जाड़े की ओस भरी रातों में खेतों की निगरानी करते किसान दूहा और भजन गाते हुए। और यही सभी दृश्य गांव के जीवन को अत्यंत जीवंत बनाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग उपन्यास ना पढ़कर उसमें घुसे हुए हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है सामाजिक रीति रिवाज और उत्सव। देखिए, उपन्यास में ग्राम्य समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का भी सुंदर चित्रण है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो सगाई और विवाह पर गुड़ लावा खाने की परंपरा भी है, होली का उत्सव भी है, विवाह के अवसर पर ढोलक की ताल पर गीत भी गाया जाता है, बेस्ता वर्ष के दिन गायों को तोरण चढ़ाने का उत्सव भी है। ये सभी ग्राम्य जीवन की सामूहिक संस्कृति को भी दर्शाते हैं कि ग्राम्य जीवन का एक सामूहिक संस्कृति कैसा है। मतलब ये सारी चीजें हमारे उपन्यास से जुड़ी हुई हैं मानवीनी भवाई। ठीक है, मानवीनी भवाई उपन्यास से जुड़ी हुई है ये सारी चीजें। तो 3 नंबर हम लोगों ने देख लिया। चौथा नंबर क्या है? आपसी सहयोग और मानवीय संबंध। देखिए, ग्राम्य जीवन की एक बड़ी विशेषता यह है कि आपसी सहयोग और सामूहिकता। मतलब लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो सामूहिक या फिर समूह में सभी लोग किसी चीज को करने में सहभागिता भी दिखाते हैं। उदाहरण क्या है? अकाल के समय कालू द्वारा गांव के लोगों की यथासंभव मदद करना। अकाल के समय में कालू ने सभी गांव वालों को मदद की थी। आपदा विपदा में एक दूसरे को सांत्वना देना गांव का ही एक उदाहरण है। घर घर आना और जाना भी गांव में ही होता रहता है। अगर आप लोग शहर में देखेंगे तो कोई किसी के घर जाता भी नहीं है। ठीक है, अगर जाता भी है तो बहुत कम और जरूरत पड़ने पर ही। लेकिन गांव में लोग बिना जरूरत के बातचीत करने के लिए भी एक दूसरे के घर चले जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि गांव का जीवन सामूहिक भावना पर आधारित भी है।
5वां नंबर बिंदु क्या है? अंधविश्वास और लोक मान्यताएं। ये भी हो सकता है शहरों में प्रचलित ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे गांव में देखने को भी मिलती है। तो अंधविश्वास और लोक मान्यताएं भी ग्रामीण जीवन में अज्ञान और अंधविश्वास भी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ग्राम में जीवन में अंधविश्वास मतलब कहीं पे भी कभी भी देखने को मिल जाता है। अंधविश्वास में जैसे टोना टोटका होना, जंतर मंतर होना, धागा तबीज आदि सारी चीजें मानना, भूत प्रेतों का जो झंझट होता है ये भी गांव वाले बहुत ज्यादा ही मानते हैं। ओझा सोखा करना, भूत प्रेत में विश्वास करना, मैंने कहा था ये सभी बातें ग्रामीण समाज की मानसिकता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत भी करती है। मतलब कोई कितना भी बोले, अगर कोई आदमी बीमार पड़ रहा है, दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई आएगा जो उसको ये उपदेश देके चला जाएगा कि तुम किसी ओझा सोखा को दिखाओ, या फिर मतलब कहीं का तुम्हें चुड़ैल या फिर भूत ने जरूर पकड़ के रखा होगा, या फिर डाइन ने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर के बिंदु में, जिसमें उपन्यास में छिपनिया अकाल के माध्यम से ग्राम्य जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी दिखाई गई है। उदाहरण देखिए, भूखी भूतावल प्रकरण में भूख से बिलबिलाते लोग। मतलब उपन्यास में भूख से बिलबिलाते हुए, मतलब भूख से छटपटाते हुए लोगों की भी एक त्रासदी दिखाई गई है। अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो सूखी धरती है, प्यासे पक्षी हैं, प्यासे लोग हैं, जलती रेत है। ठीक है, रेत जो है वो भी जल रही है पाँव रखने से, क्योंकि पानी का कोई नामो निशान नहीं है, बारिश हो नहीं रही है। इन चित्रों से गांव के जीवन का संघर्ष जो है और पीड़ा मार्मिक रूप में भी उभरती है सामने हमारे। ठीक है, 7वां नंबर है स्त्री का ग्राम्य जीवन और त्याग। देखिए, ग्राम्य जीवन में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है उसको हम लोग इस उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं कि राजू अपने रोगग्रस्त पति की सेवा करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो हमारा मानवीनी भवाई जो उपन्यास है, इसमें राजू नाम का एक व्यक्ति है, लेकिन वो कोई पुरुष वर्ग नहीं है, पत्नी वर्ग है, मतलब स्त्री वर्ग है, किसी की स्त्री वर्ग है, और ये एक किसी की पत्नी है। ठीक है, तो राजू जो है वह किसी की पत्नी है, उसका नाम राजू रखा गया है। और राजू अपने रोगग्रस्त पति की सेवा करती है, अपने जेवर गिरवी रखकर उसका इलाज कराती है। प्रेम होने पर भी वो सामाजिक मर्यादा नहीं तोड़ती। मतलब राजू का प्रेम किससे होता है? कालू से होता है। ठीक है, लेकिन कालू से इसकी शादी नहीं होती, शादी हो जाती है किसी और आदमी से। वहाँ पे इसका, सॉरी यहाँ पे नाम लिखना मैं भूल गया, क्या नाम था उनका, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रेम होने पर भी सामाजिक मर्यादा नहीं तोड़ती है। कालू से प्रेम है, लेकिन प्रेम होने के बाद भी इसकी विवाह होती है इसके पति के साथ। ठीक है, और विवाह के बाद ये मर्यादा नहीं तोड़ती। यह ग्राम्य नारी के त्याग, धैर्य और गरिमा को भी दर्शाता है। ठीक है, उपन्यास को आप लोग जब पढ़ेंगे या फिर अगर उसका सारांश देखना हो तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करते रहिएगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सारी चीजें ग्राम्य नारी के त्याग और धैर्य और गरिमा को भी दर्शाता है। 8वां नंबर है स्थानीय बोली और ग्रामीण भाषा। मतलब उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है ये भी बहुत जरूरी है। तो उपन्यास में उपन्यास की जो ग्राम्य भाषा है उस ग्राम्य जीवन को और अधिक वास्तविक बना देती है उसकी भाषा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए, स्थानीय शब्द, मुहावरे और कहावतें भी हैं, जैसे झाझा, मासणी, मानसनी, भवाई जैसे प्रयोग किए गए हैं। इनसे ग्रामीण समाज की आत्मा भी अभिव्यक्त होती है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि मानवीनी भवाई में ग्राम्य जीवन का अत्यंत सजीव, यथार्थपूर्ण और बहुआयामी चित्रण हुआ है। खेती, ऋतुएं, अकाल, सामाजिक रीति रिवाज, आपसी संबंध, अंधविश्वास और मानवीय जो संग